हेलो फ्रेंड्स, सियान एकेडमी की ऑनलाइन सेशन में मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लिया था और हमने बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको एक सूचना और निवेदन है कि अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको लेक्चर आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो आप कृपा करके इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हमें भी मदद मिलेगी और जिनको आप शेयर करेंगे उनको भी मदद मिलेगी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने में और बूस्ट करने में। तो प्लीज़ हमारी मदद भी करें और अपने दोस्तों की भी मदद करें ताकि वो भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने बताया था कि हमने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स पहले हम लोग देखे थे। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन एक टर्म है जिसका मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। ये क्या होता है? होल्डिंग फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में इसका फर्स्ट प्लेस होता है प्रोटीन का। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी बॉडी में पाया जाता है में अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा परसेंटेज कॉम्बिनेशन या मात्रा में पाया जाता है। मैंने बताया था आपको, यह हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर 7 से 14% की मात्रा में पाया जाता है, जबकि जो लिपिड होता है वो 1 से 3% ही होता है और कार्बोहाइड्रेट 1% ही होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हम कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा परसेंटेज कॉम्बिनेशन में होता है। वैसे वाटर 70% एनिमल के केस में, और प्लांट में तो 90% तक वो कॉम्बिनेशन होता है। साइटोप्लाज्म का जो परसेंटेज कॉम्बिनेशन है वो 90% होता है। लेकिन वाटर है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब बात करेंगे तो प्रोटीन सबसे ज्यादा परसेंटेज कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है। दूसरी बात क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है? पॉलीमर होता है। ये क्या है? ये पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स का पॉलीमर है, इसको पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। तो पॉलीपेप्टाइड जो होता है बेसिकली इसी का नाम प्रोटीन है। इसी का नाम हम लोग क्या कहते हैं? ये प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि प्रोटीन भी पॉलीमराइजेशन करता है, न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमराइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीमराइजेशन करता है विद देयर मोनो यूनिट्स। तो ये भी उसी तरीके से पॉलीमराइजेशन करके अमीनो एसिड के साथ, अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनाते हैं और उस पॉलीमर का नाम हो जाता है पॉलीपेप्टाइड, जिससे हमारा अलग अलग तरीके का प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन कैसे बनता है वो तो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कौन से बॉन्ड के थ्रू ये पॉलीमराइजेशन करता है और पॉलीमर का फॉर्मेशन मतलब पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। तो उस बॉन्ड का नाम है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये कॉम्बिनेशन करता है। ये भी अदर बॉन्ड्स की तरह एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें 40% पोलरिटी पोलर नेचर होता है और 60% नॉन पोलर नेचर होता है। तो ये क्या है? आपका कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली होता है जिसमें पोलर नेचर भी होता है, और पोलर नेचर इसके अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण ही है। तो यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है यह एक तरह का एमाइड लिंकेज है, एमाइड लिंकेज होता है। और इसमें भी क्या होता है कि दो अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे दो अमीनो एसिड ले लिया, अमीनो एसिड 1 प्लस अमीनो एसिड 2 लेते हैं, तो ये जब रिवर्सिबल बॉन्ड से कंबाइन करता है इससे बन जाता है डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब अमीनो एसिड 1 बॉन्ड हो जाएगा अमीनो एसिड 2 से। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगा इनिशियली वो बन जाएगा डाईपेप्टाइड बन जाएगा।
ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये जो जुड़ते हैं आपस में, जिस बॉन्ड से जुड़ रहा है ये बॉन्ड जो है, यही पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इनको समझने के लिए हम लोग और ज्यादा स्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वह एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें एक अमीनो एसिड, मतलब कि वन अमीनो एसिड कंबाइन विद द अदर अमीनो एसिड विथ रिलीज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें भी रिलीज होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट में भी रिलीज होता है, जबकि लिपिड में 3 वाटर मॉलिक्यूल एक ट्राइग्लिसराइड के फॉर्मेशन से रिलीज होता है। तो यहां भी वही बात होगी कि पहले हम लोग देखेंगे कि यहां से NH2 और C, यहां से हमारा H हो जाएगा। यहां से कोई फंक्शनल ग्रुप R1 रख लेते हैं, मतलब अमीनो एसिड 1 को डिनोट कर देगा ये फर्स्ट अमीनो एसिड को। यहां से इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने लगा दिया। दूसरा जो है यहाँ पे हम ले अगर, तो यहां से देख सकते हैं कि हमारा HNH होगा, क्योंकि ये इसका अमीनो ग्रुप रहेगा। क्योंकि हमने कल ही बताया था कि हम L अमीनो एसिड से कंटिन्यू करते हैं। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? L अमीनो एसिड ही पाया जाता है, जिसमें जो आपका अमीनो ग्रुप होता है वो लेफ्ट साइड होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? राइट साइड होता है। जिस तरह का ओरिएंटेशन यहां मैंने दिखाया है, तो उसी तरीके से दूसरा अमीनो एसिड भी L अमीनो एसिड ही होगा, तो उसका N जो है इधर होगा और इसका जो है C यहां से H होगा और ये R2 मान लेते हैं, दूसरा अमीनो एसिड है, और यहां से हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा? 2 अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल गया, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, जिससे ये दोनों मॉलिक्यूल्स 1 और 2 आपस में कंबाइन कर जाएंगे। और जब आपस में कंबाइन कर जाएंगे दोनों मॉलिक्यूल्स, तो कॉम्बिनेशन के कारण जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे डाइपेप्टाइड कहते हैं। और यह भी क्या है? एक तरह का रिवर्सिबल बॉन्ड ही होता है। यह भी आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। अगर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके आपस में कंबाइन कर रहा है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं विद रिलीज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसका रिवर्स में क्या होगा कि जब इसको वाटर दिया जाएगा तो फिर से ये 2 अमीनो एसिड में टूट भी जाएंगे, जो कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू होता रहता है, लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यह इसलिए एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। जिसमें होता क्या है देखेंगे, तो यहां से देखिए NH2 और यहां से C, यहां पे H हो जाएगा, यहां से R1 एज सच रहेगा, और यहां से हमारा C हो जाएगा और डबल बॉन्ड O हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। और इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, एक हाइड्रोजन इसका निकल गया है, तो यहां से हमने H कर लिया, N कर लिया, और यहां से इसका H लगा देंगे, और फिर C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे R2 हो जाएगा, और यहां से COOH हो जाएगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है, इसी स्ट्रक्चर को एमाइड लिंकेज कहते हैं। ये क्या है? एमाइड लिंकेज है या पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड, इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। यही पेप्टाइड बॉन्ड है जिसके थ्रू ये आपस में कंबाइंड हो गया और ये बना दिया डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो आपने एक चीज यहां से और समझ लीजिए कि कोई भी प्रोटीन होगा तो उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, 2 सिरे होते हैं। एक टर्मिनल्स ये होगा जिसको हम लोग कहते हैं एन एंड कहते हैं, एन टर्मिनस या एन सिरा होगा। क्यों? ये डिनोट करता है इस जो है अमीनो ग्रुप को। और दूसरा जो है हमारा इसका सी टर्मिनस होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डिनोट करेगा। तो मतलब कोई भी प्रोटीन अगर हम इस तरह से बना रहे हैं, ये तो केवल 2 अमीनो एसिड का जुड़ा बना हुआ एक डाइपेप्टाइड है, लेकिन इसी तरीके से हम अमीनो एसिड इसके अंदर जोड़ते जाएंगे। यहां से फिर से अगला अमीनो एसिड जुड़ेगा, फिर अगला जुड़ेगा, तो एक एन टर्मिनस बन जाएगा और एक सी टर्मिनस बन जाएगा, और बहुत सारे अमीनो एसिड के जुड़ने से एक पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। और इस पॉलीपेप्टाइड को ही हम लोग, जब ये पूरी तरीके से मॉडिफाई हो जाता है,
तब इसी को हम लोग प्रोटीन का नाम देने लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत तरीके की मॉडिफिकेशन, फोल्डिंग्स रिक्वायर्ड होती है ताकि वह बॉडी में यूजेबल फॉर्म वाली प्रोटीन बना सके, तभी उसका नाम प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कोई भी प्रोटीन आपको मिलेगी तो उसके एक टर्मिनस पे एन लिखा होगा, एन टर्मिनस होगा, दूसरा सी टर्मिनस, विच डिनोट्स अमीनो ग्रुप जो है एट वन साइड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट अनदर साइड, मतलब एन एंड सी टर्मिनस, जिसके कारण आपने समझा कि पेप्टाइड बॉन्ड में कैसे जो है पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है। इसको अमाइड लिंकेज बेसिकली ये होता है, लेकिन ये इसको पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है और ये डाई पेप्टाइड का फॉर्मेशन हर बार करता है। तो आपने ये समझ लिया कि जो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होता है जिससे पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, जो बाद में फोल्डिंग होकर के प्रोटीन का निर्माण कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है, उसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड का प्रेजेंस होता है, तो जिससे हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन कई तरीके से यूज हो सकती है। जैसे प्रोटीन का यूज अगर देखें, जो भी प्रोटीन हमारी बॉडी में बनता है उसका यूज या एप्लीकेशन की बात करें आपका, तो एप्लीकेशन जो होता है उसका कहाँ कहाँ हो सकता है। बॉडी के अंदर कोई भी जो है फ्लूइड है तो उसके अंदर प्रोटीन है, जैसे ब्लड है, प्लाज्मा है, उसके अंदर अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स पाई जाती है। तो मतलब वो प्रोटीन कहाँ से आती हैं, यही प्रोटीन होती हैं जो बन करके वहां पे पहुंचती हैं। दूसरा जो है हमारी बॉडी के मसल्स में भी प्रोटीन होती है, एक्टिन, मायोसिन प्रोटीन होती हैं, वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, इसका मतलब स्ट्रक्चरल रोल है प्रोटीन का। दूसरा फंक्शनल रोल है, फिजिकल बेसिस के रूप में फंक्शनल रोल है, तो प्लाज्मा में बता दिया, ब्लड में, ब्लड के पार्ट्स में बता दिया। तीसरा जो है जैसे बोन है तो बोन के अंदर भी ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, जो है आपका। इसी तरीके से जो है आप देखोगे तो बॉडी के हर जगह, कहने का मतलब है प्रोटीन का प्रेजेंस होता है। प्लाज्मा में यही प्रोटीन एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, तो बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करवाती हैं, जिससे हमारी बॉडी के जो है फॉर्मेशन में मदद मिलता है। तो प्रोटीन का बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होता है, बहुत सारी तरीके से एप्लीकेबल ये प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, प्रोटीन एनिमल्स में प्रेजेंट है, प्रोटीन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट है। तो इस प्रोटीन के बारे में देखें फोल्डिंग कैसे होती है, तो इसमें देखेंगे तो प्रोटीन की फोल्डिंग अगर देखें और कैसे हमारा वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ जेयर, मतलब कि आपका कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं उनको, कैसे हम लोग जो है क्या करते हैं कि फोल्डिंग करा जाता है। तो इसमें जो है प्रोटीन को क्लासिफाई कर दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो है ऑन बेसिस ऑफ, जैसे हम लोग कह लेते हैं कि फोल्डिंग करना बहुत जरूरी है प्रोटीन को, क्योंकि फोल्डिंग के द्वारा हम उसको कम स्पेस में जो है उसका सरफेस एरिया घटाते हैं, उसको ज्यादा स्टेबल बनाया जाता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी बड़ा फंक्शनली एक्टिव होता है, और प्रोटीन अगर प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं होगा, प्रॉपर्ली एट प्लेस नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा, प्रोटीन यूज नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसके बेस पर हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो 4 तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि 4 तरीके से प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। पहला जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, पहला हो जाएगा, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। दूसरा जो होता है इसमें हमारा हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑफ प्रोटीन। और तीसरा जो होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसको बायोलॉजिकल प्रोटीन भी कहते हैं। और चौथा जो होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रोटीन का। प्रोटीन के कुल 4 स्ट्रक्चर फोल्डिंग के बेस पे बनेंगे। जनरली जो है टर्सरी तक ही बनता है, मतलब प्राइमरी टर्सरी में कन्वर्ट, सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर प्राइमरी तो कन्वर्ट होगा ही, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा तो सेकेंडरी के फॉर्म में भी बॉडी में प्रोटीन एग्जिस्ट करता है, टर्सरी के फॉर्म में भी बॉडी में प्रोटीन एग्जिस्ट करता है, क्वार्टरनरी के फॉर्म में भी बॉडी में प्रोटीन एग्जिस्ट करता है। प्राइमरी से कन्वर्ट तो होना ही पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता एक तरह से देखा जाए मोस्टली। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपली जो हमने आपको बताया अभी
प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स जो है जब जो है आपस में कनेक्ट हो जाएं, अमाइनो एसिड जब आपस में कनेक्ट हो जाता है तो यही आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाता है। अमाइनो एसिड का लीनियर कॉम्बिनेशन जब होगा तो कौन सा बॉन्ड यहाँ था, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड था, एक ही बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट था। तो एक लीनियर स्ट्रक्चर जो बन रहा है और इसमें प्रेजेंट कौन सा बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो ये सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा है, तो ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल प्रोटीन है, लीस्ट स्टेबल भी कह सकते हैं, लीस्ट स्टेबल, लेस स्टेबल प्रोटीन का स्ट्रक्चर माना जाता है। ये सबसे कम स्टेबल प्रोटीन होता है, तो अगर इसको फोल्डिंग नहीं करेंगे तो ये डिग्रेड कर जाएगा, ये रुकेगा नहीं, ये डिग्रेड कर जाएगा। तो फोल्डिंग करना इसका बहुत ही जरूरी होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर को। तो इनका फोल्डिंग जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर जो नॉर्मली क्या है, एक तरह का क्या कह सकते हैं, इन्हीं को हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड पॉलीमर है, एक तरह से पॉलीपेप्टाइड के रूप में कहते हैं कि मतलब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स दो इट हैज लार्ज सरफेस एरिया सो दे आर लीस्ट स्टेबल, एक कम स्टेबल होते हैं, इनको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अगले में आते हैं तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसमें हेलिक्स बनता है, मतलब जो स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म में है वो हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हमने एन टर्मिनस कर दिया, जिसको मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसका मान लो एन टर्मिनस है और यहाँ पे इसका सी टर्मिनस है, और ये हेलिक्स जो बना है राइट हैंडेड रोटेशन करता है, इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स के रूप कहते हैं। तो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, और ज्यादातर जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी रिसेप्टर लगे रहते हैं ग्राही, जो कि लिगेंड से बाइंड करते हैं और कोई भी सूचना को सेल के अंदर भेजते हैं, वो सारे अल्फा हेलिक्स से ही मिलके बने होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं बेसिकली अल्फा हेलिक्स के। तो जो हेलिक्स में जो ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर में 3.6 अमाइनो एसिड होता है, मतलब अगर एक हेलिक्स वो क्रिएट करेगा तो इसमें कितने अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, 3.6 अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। चूंकि ये स्ट्रेस्ड नहीं होता है, इसका राइज देखेंगे तो इसका लेंथ जो है कितना चढ़ रहा है, तो 1.5 माना जाता है। तो यहाँ पे बस आपको ये जानिए कि एक हेलिक्स के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड होता है, और यह प्रोटीन जो अल्फा हेलिक्स है वह प्राइमरी स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर बनने से इसका सरफेस एरिया घट गया हेलिकल स्ट्रक्चर होने से। तो साथ ही साथ इसमें बॉन्ड समझ लेते हैं, तो बॉन्ड क्या क्या होगा, ये आपने देख लिया कि ये जो है मेम्ब्रेन के अंदर, यह मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर बनाता है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर बनाता है, यह रिसेप्टर का फॉर्मेशन करता है। दूसरी बात यह है कि लेस सरफेस एरिया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से लेस सरफेस एरिया है, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्या होगा, सरफेस एरिया जो होगा वो लेस होगा, सरफेस एरिया लेस होगा, लेस है। तो ऐसे में क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबल अधिक होगा, स्टेबल जो है मोर स्टेबल देन, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल देन आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे। तो अब इसमें बॉन्ड कौन सा होगा, तो बॉन्ड में आप देखिए कि पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही, पेप्टाइड बॉन्ड तो पाया ही जाता है, लेकिन इसमें एक बॉन्ड और, स्टेबिलिटी के पीछे कारण भी है, एक बॉन्ड और आ जाता है, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एक तरह का ये वर्चुअल बॉन्ड है, अट्रैक्शन वाला बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन किसी भी कंपाउंड में आप याद रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते होंगे, किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस जो होता है उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, जो कि कैसा है, एक ही चेन के हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बनता है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे हमारा जो नाइट्रोजन है, जैसे हमारा फ्लोरीन है, इन्हीं के बीच बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें
जिस भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, जैसे H2S और H2O। H2O चूंकि सेम ही जो है ग्रुप के जो है एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन, सल्फर से और ऑक्सीजन से कंबाइन होने पे हाइड्रोजन लिक्विड हो जाता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है, जबकि सल्फर से कंबाइन होने पे गैस रहता है। इसके पीछे जो कारण होता है यही होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस इन द H2O एंड अब्सेंस इन द H2S। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है अल्फा हेलिक्स में। तो 2 बॉन्ड अल्फा हेलिक्स में आ जाता है, 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा, जो जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी 2 कारण से बढ़ गया। एक तो इसका सरफेस एरिया हेलिकल होने का घट गया, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ गई, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण हो गया। तो अगली बात हम लोग करते हैं यहाँ पे अल्फा हेलिक्स के बाद दूसरी बात करते हैं बीटा सीट की बात करते हैं। प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है आपका अल्फा हेलिक्स के जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या होते हैं, सीट के रूप में अरेंज हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं बीटा सीट कहते हैं, ठीक है, बीटा सीट, या इसको प्लीटेड कहते हैं, प्लीटेड स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड कह सकते हैं, बीटा सीट कह सकते हैं। तो बीटा सीट जो होता है इसमें अरेंजमेंट ऑफ अल्फा हेलिक्स अगर आप देखेंगे तो एक्सटेंडेड होता है, हेलिकल मतलब स्ट्रेच हुआ ऐसा रहेगा। इस तरह से बीटा प्लीट बहुत सारे अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे N, यहाँ पे C, N और C, N और C और N और C हो जाता है। तो यह अल्फा हेलिक्स से भी ज्यादा स्टेबल होता है और इससे ज्यादा तो स्टेबल रहेगा ही, क्योंकि इसके अंदर जो आपका पाया जाता है, जैसे इसमें बॉन्ड अगर देखें तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, एक तो रहेगा ही रहेगा। प्लस हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा रहे, इंट्रा चेन रहेगा, जो बॉन्ड आ गया वो तो रहेगा ही। और तीसरा बॉन्ड एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाता है जिसको कहते हैं इंटरचेन, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड और जो है इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है। इंट्राचेन जो होता है वो तो आपको प्रेजेंट है कि पता है कि एक ही जो है मॉलिक्यूल्स के बीच प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इंटरचेन क्या होता है, एक दूसरे के बीच रहेगा, ठीक है, एक दूसरे के बीच जो बॉन्ड रहेगा उसको इंटरचेन कहते हैं, आपस में जो बॉन्ड रहेगा उसको कहते हैं इंटरचेन कहते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे सिंपल प्रोटीन में आप देखेंगे कि केराटिन है, ठीक है, तो ये सारा जो होता है कैसा होता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीटा सीट के रूप में पाया जाता है। ये आपने देख लिया कि मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स है और बीटा सीट 2 पाए जाते हैं, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल हो गए। और ये देखो फंक्शनल कहीं न कहीं ये जो है बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट होने लगा। आते हैं तीसरे स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है टर्सरी स्ट्रक्चर। तो टर्सरी जो स्ट्रक्चर होता है ये देखिए, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म ऑफ द जो है आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सारे बॉन्ड जुड़ जाते हैं जो इनको हाईली स्टेबल जो है स्ट्रक्चर के रूप में बना देते हैं। स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर जो है आपका आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं इसको। और ये जो है क्या होता है कि लिस्ट आपका सरफेस एरिया कवर करता है और सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल प्रोटीन भी कहते हैं, बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ द। ये क्या होता है, बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, बायोलॉजिकल फॉर्म है क्योंकि ज्यादातर प्रोटीन हमारी टर्सरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। मोस्टली प्रोटीन्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक्स्ट्रा में क्या होता है कि क्वाइलिंग तो रहेगा ही, ये एक्स्ट्रा क्वाइलिंग है, ये सी एंड है, ये आपका एन एंड है। तो एक्स्ट्रा क्वाइलिंग होने के नाते इसके अंदर बहुत सारे जो है बॉन्ड हो जाते हैं। जैसे इसमें बॉन्ड को ही ध्यान देना है, तो जैसे पहला बॉन्ड हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा, और इसको हम लोग डोमेन भी कह सकते हैं, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, डोमेन। तो ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होगा। दूसरा होगा इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरा बॉन्ड हो गया। ये सब पहले से चूंकि आ चुके हैं तो ये हटेंगे नहीं, ये बॉन्ड कहीं जाएगा नहीं, ये रहेगा ही, इसलिए इनको काउंट करना पड़ेगा। इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो गया। इसके बाद इसमें आएगा, इसमें हो जाएगा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोफोबिक, जो आपके साइड में जो एल्किल चेन है उनके बीच बनता है,
हाइड्रोफोबिक हाइड्रो बॉन्ड हो जाएगा। इसके बाद इनके अंदर साल्ट ब्रिज आ जाएगा, साल्ट ब्रिज बॉन्ड आ जाएगा, ये ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, साल्ट ब्रिज हो जा बॉन्ड हो जाएंगे। इसके बाद इनके पास सल्फाइड बॉन्ड हो जाएगा, सल्फाइड बॉन्ड आ जाएगा, सल्फाइड बॉन्ड हो जाते हैं, इसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं साल्ट ब्रिज को। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे बॉन्ड इसमें आ जाने के कारण जो होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सरफेस एरिया सबसे कम, स्टेबिलिटी उसके कारण भी बढ़ गई, प्लस यहाँ पे इतने सारे बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो हमारा बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ प्रोटीन भी होता है। तो बहुत सारे जो है तो ज्यादातर प्रोटीन हमारी बॉडी में जो है लगभग 90% से ज्यादा प्रोटीन जो हमारी बॉडी में इसी फॉर्म में पाया जाता है। इसके साथ साथ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी प्रोटीन होता है, तो इनके साथ क्या होगा कि ये सारे बॉन्ड तो इसमें पाए ही जाएंगे, ये सारे बॉन्ड तो प्रेजेंट ही रहेंगे जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली टर्सरी स्ट्रक्चर का ही जो है एक से ज्यादा सब यूनिट, तो इसमें क्या होता है सब यूनिट होता है, मतलब जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वह मतलब एक से ज्यादा मिल करके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जो सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें हीमोग्लोबिन का हमारे है, क्योंकि सब यूनिट्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका मतलब होमो जो है आपका जो है डाइमर या जो है पॉलीमर हो सकता है, या हेट्रो भी हो सकता है। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन जो है आप देखोगे HB हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 सब यूनिट से मिलता है, 2 अल्फा 2 बीटा, है ना। तो इसके हर जो है प्रोटीन जो है आपके टर्सरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे सब यूनिट बोलते हैं, और यह जो है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। तो कहने का मतलब ये एक्स्ट्रा में क्या होता है आपस में जो है कंबाइन करेगा थ्रू बॉन्ड, और ये क्या करता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं। बाकी ज्यादातर जो होते हैं कौन होते हैं टर्सरी होते हैं, और उससे जो है ज्यादा जो है आपका सेकेंडरी होता है, ये बहुत न के बराबर होता है, और ये थोड़ा सा पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा प्रोटीन बनता है स्टार्ट में अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से जो पॉलीपेप्टाइड बनती है वो एज सच यूज नहीं होने लगती है, उसको भी फोल्ड करना बहुत जरूरी है। इसका फोल्डिंग जो है भी होता है, अलग अलग जगहों पर इसकी फोल्डिंग होती है, जिसके लिए ऑर्गेनेल्स है। चूंकि जो है आपका इसके लिए मेन ऑर्गेनेल जो माना जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी है, जहां पे फोल्डिंग और ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन बना, जिससे सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्सरी बना, और जरूरत पड़ी तो क्वाटरनरी भी बना, नहीं तो टर्सरी में ही ज्यादातर हमारी प्रोटीन बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन फोल्डिंग के बेस पर बना दिया मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है। बाद में जो है हम लोग देखते हैं सिंपली जो है क्लासिफाई कर दिया हम लोगों ने प्रोटीन को अलग अलग कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेक्सिटी के आधार पर उसको हम लोगों ने क्लासिफाई करना है। तो जैसे हमने फिर से क्लासिफाई कर लिया, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन जो है, प्रोटीन क्लासिफिकेशन जो है वो हमने देखना है। तो इसको 3 भाग में बांट देंगे आप। पहला होगा सिंपल प्रोटीन होता है, सिंपल प्रोटीन स्ट्रक्चर हो जाएगा सिंपल प्रोटीन। दूसरा जो होता है हमारा कंजुगेटेड प्रोटीन, ये क्लासिकल है, कंजुगेटेड प्रोटीन हो जाता है। और तीसरा हमारा हो जाता है डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन है, डिराइव्ड प्रोटीन हो जाता है प्रोटीन। तो सिंपल, कंजुगेटेड या कंपाउंड कर सकते हो, या ये आपका ये हो जाएगा। सिंपल प्रोटीन में ये केवल अमीनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड होते हैं, हाईली फोल्ड रहते हैं, लेकिन अमीनो एसिड के क्या है पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं। मतलब इसमें कोई और दूसरा चीज नहीं पाया जाएगा, केवल अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन से बनता है ये पॉलीपेप्टाइड, जो बाद में फोल्ड होकर के प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना लेता है। इसमें भी 2 हो सकता है, आपका फाइब्रस हो सकता है। फाइब्रस मतलब वाटर में अगर सॉल्युबल नहीं है, टफ है, तो फाइब्रस हो जाएगा, फाइब्रस प्रोटीन हो जाएगी। प्रोटीन जैसे कोलेजन, एनिमल के अंदर जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन जो है कोलेजन होता है ना। कोलेजन जो है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है एनिमल में, जो बॉडी को जो है क्या करता है प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने में मदद करता है। कोलेजन प्रोटीन होता है एनिमल में, और प्लांट्स में तो रिबिस्को होता है जो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। लेकिन हमारे में जो फाइब्रस प्रोटीन है वो कोलेजन, केराटिन,
ये सारे हेयर का केराटिन जो होता है ये फाइब्रस प्रोटीन होता है, ये टफ होता है, इनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं, इसलिए इनका फाइब्रस अपीयरेंस होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। दूसरा हम लोग कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो सॉल्युबल होता है, जैसा कि नाम है ग्लोबुलर प्रोटीन, यह सॉल्युबल होता है इन द वाटर। जैसे पहले शुरुआत में आप एक्टिन प्रोटीन देखोगे, एफ एक्टिन जी एक्टिन हो जाता है, तो पहले एक्टिन प्रोटीन में क्या होता है, जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन हो, जो मसल की प्रोटीन होती है एक्टिन प्रोटीन वो पहले ग्लोबुलर होती है मतलब सॉल्युबल होती है, बाद में वो पॉलीमराइज करके एफ एक्टिन में बदल जाती है जिसका नाम है फाइब्रस प्रोटीन, तो इनसॉल्युबल हो जाता है। तो उसी तरीके से ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है बहुत सारी होती है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है जो है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही कि आप देख रहे हो कि मतलब कि जो कोलेजन है वो फाइब्रस है, लेकिन जो आपका रुबिस्को एंजाइम है चूंकि तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल प्रोटीन में और कुछ नहीं है, बस केवल अमीनो एसिड का प्रेजेंस होता है। लेकिन अगर कंजुगेटेड प्रोटीन में बात करेंगे तो ये अमीनो एसिड पार्ट तो है इसके अंदर, बाद में इसको प्रोस्थेटिक पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, प्रोस्थेटिक पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और ये प्रोटीन पार्ट मतलब अमीनो एसिड ये प्रोटीन पार्ट होता है। इसको एपोप्रोटीन भी कहते हैं, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको एपोप्रोटीन भी कहा जाता है। एपोप्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप लिखेंगे तो इससे हमारा बन जाता है कंजुगेटेड प्रोटीन। जैसे बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन होता है मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होता है, मेटालो प्रोटीन मेटल आयन प्लस प्रोटीन हो जाएगा, है ना, जैसे मेटलो प्रोटीन हो जाएगा, क्रोमो प्रोटीन हो जाएगा, डिफरेंट तरीके के पिगमेंट्स जैसे कैरोटीन है, जेंथोफिल है, ये सारे हमारे क्लोरोफिल है, ये सारी प्रोटीन्स इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है ना, बहुत सारी प्रोटीन जिसमें जैसे लाइपोप्रोटीन है तो लिपिड प्लस प्रोटीन हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन जैसे कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन हो जाएगा, मेटलो प्रोटीन मेटल आयन प्लस प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी प्रोटीन्स इसके अंदर हमारे आ जाते हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं। और इन दोनों प्रोटीन का अगर डाइजेशन होगा, इन दोनों प्रोटीन के डाइजेशन के थ्रू मतलब इनके जो है ब्रेकडाउन के थ्रू जो प्रोटीन बनती है उनको कहते हैं हम लोग डेराइव्ड प्रोटीन के कैटेगरी में रख लेते हैं। जैसे डाइजेशन के थ्रू प्रोटीएजेज और पेप्टोज का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरीके से डेराइव्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है। तो मेनली हमारा इस तरह से प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में जो है पढ़ा, प्रोटीन कैसे बनता है, कैसे जो है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर पॉलीपेप्टाइड बनेगा, फिर कैसे उसकी फोल्डिंग की जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मतलब फंक्शनल फॉर्म में कैसे लाया जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में, फिर उसको कैसे क्लासीफाई कर लिया जाता है, प्लस इसका एप्लीकेशन भी डिस्कस किया कि एप्लीकेशन वाइज देखें तो बॉडी के स्ट्रक्चर में रोल होता है, फंक्शनल रोल है, एंजाइम का फॉर्मेशन, डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना, डिफरेंट जो है तरीके के जो है आपके न्यूरो ट्रांसमीटर बनाएगा, हार्मोन्स बनाएगा, एंजाइम्स तो बना ही रहा है, तो बहुत सारी चीजें ये बनाता है, रिसेप्टर बनाता है। तो एक तरह से हमारी बॉडी को लाइव रखने में ये हेल्प करता है, रिजनरेट करने में हेल्प करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है, रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है पार्ट ऑफ द आवर बॉडी एंड मोस्ट जो है कंट्रीब्यूटेबल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इन आवर बॉडी सिस्टम। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम प्रोटीन पार्ट को डिस्कस कर लिए जो है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। आपका सियान एकेडमी में स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान एकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।